हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम देखने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी की यूनिट 2 का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम पढ़ेंगे आरडीएनए और क्या है जो जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज की जाती है मेडिसिनल जो फील्ड में, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पे आप सोच रहे होंगे ये वाला मैंने डायरेक्ट चैप्टर स्टार्ट क्यों कर दिया, इससे पहले वाले चैप्टर्स का है। तो बेसिकली ये क्या है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसे पहले कवर कर दिया जाए, ताकि बाद में जो कुछ अनइम्पोर्टेंट यानी जो ज़रूरी चीज़ें नहीं है उन्हें हम बाद में भी कर सकते हैं। लेकिन एग्जाम के हिसाब से जो है मैं पहले इस टॉपिक को करा देता हूँ, ताकि आपके जो मिड सेमेस्टर या सेशनल एग्जाम आएंगे तो उसमें भी इस तरह के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ताकि और यहाँ पे मैं कंप्लीट कर दूंगा तो आप एग्जाम में आसानी से लिख पाओगे। तो अच्छा चैप्टर है, अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए मैं सोच रहा हूँ पहले इसी को करा देता हूँ। और इसके बाद जो इससे पहले के जो सारे टॉपिक हैं उन्हें भी मैं वन बाई वन कवर करूँगा। छोड़ना कुछ भी नहीं है, छोड़ूंगा मैं कुछ भी नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट जो चीज़ है तो उसे मैं पहले कराने की कोशिश करूँगा। ऐसा नहीं है कि इससे पहले मैंने चीज़ें नहीं कराएंगे तो ये टॉपिक आपके समझ में नहीं आएगा। तो ये एक डिफरेंट ही टॉपिक है जो आपकी आसानी से समझ में आ जाएगा और मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। तो बेसिकली हम इसमें पढ़ने वाले हैं आरडीएनए, जिसका मतलब होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो पहले हम समझेंगे कि ये आर टेक्नोलॉजी होती क्या है, आरडीएनए टेक्नोलॉजी क्या होती है। उसके बाद जो है इसका यूज किस तरह से किया जाता है मेडिसिनल फील्ड में, मेडिसिन में कैसे इसका यूज किया जाता है, तो उस बारे में भी हम देखेंगे सारी चीज़ें। तो शुरू करते हैं और देखते हैं। तो आरडीएनए का मतलब होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसमें रिकॉम्बिनेंट का मतलब होता है रिकॉम्बिनेंट का कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट डीएनए। एक हमने डीएनए किसी और एनिमल से ले लिया, दूसरा हमने किसी और स्पीसीज से ले लिया, ठीक है। उसके बाद हमने उन दोनों डीएनए को जो आपस में मिला दिया, तो जो एक नया डीएनए बनेगा जिसके पास कोई नई प्रॉपर्टी होगी। जैसे आपने हाइब्रिड फसल का नाम तो आपने सुना ही होगा। जैसे हाइब्रिड का मतलब क्या होता है कि एक तरह से जो मॉडिफाइड वो बीज होता है या सीड होता है। जैसे किसी जो प्लांट है उसकी हाइट अच्छी होती है, किसी प्लांट में फल अच्छे आते हैं, किसी की रूट्स अच्छी होती हैं। तो हम क्या करते हैं, अलग अलग प्लांट से जो सारी चीज़ें हैं उनकी जो हर प्लांट की जो अलग अलग खूबी है, तो हम 3-4 प्लांट से उनकी अलग अलग खूबियाँ लेते हैं और क्या है उसे एक ही जो है प्लांट में डाल देते हैं, जिससे क्या है एक नया हाइब्रिड प्लांट हमारा तैयार हो जाता है, जिसका फल भी अच्छा होता है, उसका तना भी, उसकी जो जड़ भी होती हैं वो भी अच्छी होती हैं, उसकी हाइट भी अच्छी होती है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड फसल बोलते हैं। और उसकी जो रोगों से लड़ने की क्षमता वगैरह भी होगी उस प्लांट की, वो काफ़ी अच्छी होगी। तो इस तरह से जो है, इसी तरह से सेम जो हमारा डीएनए का रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मतलब है वो भी हमारा ये रहता है कि हम अलग अलग स्पीसीज से 2 डीएनए लेते हैं, उन दोनों को आपस में मिला के जो तीसरा नया डीएनए बना देते हैं। और उस डीएनए में क्या है, कुछ नई खूबियाँ होंगी, कुछ नए फीचर्स होंगे। तो इसी को हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बोलते हैं। तो इसका जो है मेडिसिनल फील्ड में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो देखेंगे हम उसके बारे में आगे। तो सबसे पहले इसे पढ़ते जाते हैं, समझते जाते हैं। तो फर्स्ट होता है हमारा, इट इज अ हाइब्रिड डीएनए प्रोड्यूस्ड बाय जॉइनिंग ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स ऑफ 2 डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि एक डीएनए नया बनाया जाता है, जिसे हम हाइब्रिड डीएनए बोलते हैं। और वो कैसे बनाया जाता है कि जो डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स रहते हैं उसको जो है आपस में मिला के अलग अलग डीएनए के एक नया जो है डीएनए बना दिया जाता है, इसे हम हाइब्रिड डीएनए बोलते हैं। और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो सबसे पहले क्या है 1973 में पॉल वर्क, ठीक है, और हर्ट वॉयर एंड स्टैनली कॉनॉय, ठीक है। तो इन्होंने इस टेक्नोलॉजी की खोज की थी, जिसे हम बोलते हैं आरडीएनए टेक्नोलॉजी। बेसिकली इसमें होता क्या है कि जैसे हमारा एक कोई ऑर्गेनिज्म है, ये हमने उसका डीएनए ले लिया, और ये हमारा ऑर्गेनिज्म 2 है जिसका हमने दूसरा डीएनए ले लिया। बेसिकली इसके जो फ्रेगमेंट्स होते हैं ये इसके डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं। तो दोनों डीएनए के अलग अलग फ्रेगमेंट्स होंगे। तो बेसिकली हमने एक फ्रेगमेंट इसमें से ले लिया, एक फ्रेगमेंट हमने इसमें से ले लिया, इन दोनों को मिला के जो एक नया डीएनए बना दिया, जो क्या है हमारा न्यू हाइब्रिड डीएनए होगा। और उसके पास जो प्रॉपर्टीज होंगी वो कुछ न्यू प्रॉपर्टीज होंगी, कुछ अलग प्रॉपर्टीज होंगी। तो बस यही होता है हमारा आरडीएनए। बात करें हम आरडीएनए इज एल्टर्ड सीक्वेंस ऑफ जीन्स। तो आरडीएनए में क्या है, जो जीन्स का जो सीक्वेंस होता है वो काफ़ी एल्टर्ड रहता है। सेकंड हम बात करें तो द ऑर्गेनिज्म कंटेनिंग आरडीएनए इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर आरडीएनए प्रेजेंट होता है या कंटेन करते हैं वो, तो उनको बोलते हैं हम रिकॉम्बिनेंट, है ना। तो वैसे क्या है, अलग अलग जो है डीएनए से मिला के एक डीएनए नया बनाया जाता है, जिससे हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो उस डीएनए को जो है किसी फिर नए ऑर्गेनिज्म के अंदर प्लांट कर दिया जाएगा, उसके अंदर डाल दिया जाएगा। तो उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट बोलेंगे, क्योंकि उसके अंदर प्रेजेंट है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। नेक्स्ट हम बात करें तो द टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट और आरडीएनए इज कॉल्ड आरडीएनए टेक्नोलॉजी और जीन मैनिपुलेशन और मोर कॉमनली जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो ये जो टेक्नोलॉजी होती है जो उसे हम बोलते हैं आरडीएनए टेक्नोलॉजी, या फिर हम उसे बोलते हैं जीन मैनिपुलेशन।
या फिर हम उसे मोस्ट कॉमनली जिसका नाम आपने सुना होगा जेनेटिक इंजीनियरिंग उसे हम बोलते हैं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम बाद में कवर करेंगे। तो फिलहाल हमने केवल एक नाम देख लिया कि जैसे हम क्या है आज जो डीएनए जो टेक्नोलॉजी रहती है उसे हम डीएनए टेक्नोलॉजी तो बोलते ही हैं, उसे जीन मैनिपुलेशन भी बोलते हैं, और साथ में क्या है जो काफ़ी कॉमनली यूज किया जाता है वर्ड वो है हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो ये हो गए उसके कुछ बेसिक से पॉइंट। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं आरडीएनए टेक्नोलॉजी में, किस तरह से ये काम किया जाता है। तो सबसे जो फर्स्ट चीज़ होती है वो होती है डोनर डीएनए, कि बेसिकली हमें 2 डीएनए चाहिए रहते हैं। एक तो हमें अलग किसी ऑर्गेनिज्म का डीएनए चाहिए रहता है, और फिर किसी जो है दूसरे इंसान का यानी दूसरे ऑर्गेनिज्म का डीएनए चाहिए रहता है। तो सबसे पहले हमें एक डोनर देखना होगा जिसका हमें डीएनए चाहिए। तो बेसिकली इसमें क्या है जीन के जो सीक्वेंस होते हैं, जैसे ये क्या है किसी का डीएनए है तो डीएनए के अंदर क्या है जीन होगा, तो ये समझ लो कि ये इसका जीन का एक सीक्वेंस है ना। तो ये डीएनए का एक जेनेटिक मटेरियल है और ये उसके अंदर जीन का सीक्वेंस है। तो ये एक रिक्वायरमेंट होगी, डोनर का डीएनए मिल गया हमें। उसके बाद हमें एक वेक्टर का डीएनए चाहिए, ठीक है, जिसके साथ हम क्या है ये जो जीन है जो डोनर का डीएनए का जो जीन है जिसे हम इसके साथ अटैच करेंगे। तो जो वेक्टर का जो डीएनए होगा इसके अंदर क्या है प्लास्मिड होगा, ठीक है। तो बस बेसिकली आप इतने आसान तरीके से समझते हो। पहली चीज़ हमें डोनर का डीएनए चाहिए जिसके अंदर जीन होगा। दूसरा हमें चाहिए वेक्टर का डीएनए जिसके अंदर जो है जिसके डीएनए के अंदर प्लास्मिड होगा, ठीक है। और जनरली इसका यूज कब किया जाएगा वेक्टर डीएनए का, जब हम जो है डोनर के डीएनए का जो जीन है उसके साथ अटैच करेंगे वेक्टर के डीएनए के साथ। थर्ड है हमारा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो ये क्या होता है, ये एक बायोलॉजिकल सीजर रहती है जिसमें हम क्या करेंगे प्लास्मिड को जो है कट करेंगे। अब कट करने के लिए कोई ऐसी वैसी चीज़ तो यूज़ की नहीं जाएगी। तो जनरली ये एक बायोलॉजिकल जो सीजर रहती है ये इसका नाम होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ये क्या है बायोलॉजिकल सीजर रहती है जिसके हम क्या करते हैं जो वेक्टर का जो डीएनए है उसके अंदर इस तरह से कट लगा देते हैं, है ना। तो जनरली हमने देखा था कि हम इसका प्लास्मिड को यूज करेंगे इसके डीएनए वेक्टर डीएनए के, तो उसमें हम क्या है बायोलॉजिकल जो सीजर है इससे हम एक कट लगा देंगे यहाँ पे। उसके बाद हम क्या करेंगे डीएनए लाइगेशन। तो डीएनए लाइगेशन में हम क्या करेंगे कि जो डोनर के डीएनए का जो जीन है ना हम क्या करेंगे प्लास्मिड में यानी वेक्टर के डीएनए में कट लगाएंगे। उसके बाद हमने कट लगा दिया बायोलॉजिकल सीजर से। उसके बाद हम क्या करेंगे वेक्टर डीएनए में, ठीक है, तो ये हमारा होगा वेक्टर डीएनए और ये हो गया हमारा डोनर के डीएनए का जीन। तो हमने इन दोनों को जो है अटैच कर दिया इसमें, तो ये हमारा बन गया आरडीएनए। तो जनरली हमने क्या किया एक डोनर डीएनए लिया उसका हमने जीन लिया, फिर हमने एक वेक्टर डीएनए लिया जिसके जो प्लास्मिड है उसमें हमने बायोलॉजिकल सीजर से हमने कट लगा दिया, और कट लगाने के बाद ये जो जीन है हमने इसके साथ जोड़ दिया, तो हमारा जो है एक नया आरडीएनए बन गया। तो ये हो गया इसका बेसिक सा मेथड। उसके बाद हम क्या करेंगे इसका कि इसे हम किसी होस्ट सेल को इंट्रोड्यूस करेंगे कि हमारा आरडीएनए बन तो गया। अब हम क्या करेंगे किसी हम बैक्टीरिया के अंदर, फंजाई के अंदर, यीस्ट के अंदर, फंगस के अंदर या फिर इवन वायरस के अंदर जो है हम इसे ट्रांसप्लांट कर देंगे यानी इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो ये हमारा हो गया बैक्टीरिया या फिर फंजाई कुछ भी हो, इसके अंदर जो है हमने आज जो डीएनए बनाया था उसे हमने उसके अंदर डाल दिया। अब क्या होगा जो डीएनए है उसके अंदर नया डीएनए चला गया उसके अंदर। अब वो क्या है धीरे धीरे जिस मीडियम में बैक्टीरिया ग्रो करेगा और तो उसी तरह से जो है ये जो है ग्रो करता रहेगा इसके अंदर। बैक्टीरिया के अंदर ये वाला जो डीएनए आरडीएनए उसके अंदर ग्रो करता रहेगा, उसके अंदर उसकी प्रॉपर्टीज आती रहेंगी और जो बैक्टीरिया है वो भी अपना ग्रो होता रहेगा। तो फिर क्या करेंगे एक्सप्रेशन ऑफ द जीन। तो जीन क्या है ग्रो करता रहेगा इसके अंदर, जो हमने बैक्टीरिया के अंदर प्लांट कर दिया है अपना जो नया डीएनए, तो वो क्या है धीरे धीरे बैक्टीरिया कल्चर में ग्रो होता रहेगा। उसके बाद जब वो ग्रो हो जाएगा पूरी तरह से फिर हम क्या करेंगे एक्सट्रैक्ट करेंगे उस जीन प्रोडक्ट को। तो जो इसके अंदर पूरी तरह से ग्रो हो गया होगा उसके बाद हम क्या करेंगे इसे बाहर निकाल लेंगे और फिर इसका यूज जो है मेडिसिन वगैरह में किया जाएगा। बात करते हैं इसकी एप्लीकेशंस की कि कहाँ पे इसका यूज किया जाता है। जो आरडीएनए जो टेक्नोलॉजी है जेनेटिक इंजीनियरिंग है इसका मेडिसिन में जो किस तरह से यूज किया जाता है। तो सबसे पहला रहता है हमारा इन द प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स। तो जो हार्मोन का जो प्रोडक्शन रहता है उसमें जो है आरडीएनए टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। काफ़ी जो है हेल्पफुल रहता है और काफ़ी जो एंजाइम्स का जो है प्रोडक्शन इसके थ्रू हार्मोन का जो है प्रोडक्शन किया जाता है। तो इसका यूज करके जो है इंसुलिन जो ह्यूमुलिन जो रहती है हमारी उसका जो है उसे जो हार्मोन्स को बनाया गया था और उसके बाद जो है जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स रहते हैं उसका भी जो है निर्माण किया गया था आरडीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू। सेकंड हम बात करें तो इन द प्रोडक्शन ऑफ थेरेप्यूटिक एंजाइम्स। तो थेरेप्यूटिक का क्या मतलब रहता है, थेरेप्यूटिक एंजाइम्स क्या रहते हैं। तो थेरेप्यूटिक का मतलब रहता है कि कुछ ऐसे एंजाइम्स या कुछ ऐसे एजेंट्स जो क्या है किसी ट्रीटमेंट में जो है काम आ जाए, ठीक है। तो
इस तरह से जो है इसमें भी यूज किया जाता है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग और आरडीएनए टेक्नोलॉजी हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ थेरेप्यूटिक एजेंट्स विच आर यूजफुल फॉर ह्यूमन डिजीजेस। तो ह्यूमन के अंदर काफ़ी सारी डिजीज होती हैं और उसके ट्रीटमेंट के लिए जो है जेनेटिक जो इंजीनियरिंग है आरडीएनए टेक्नोलॉजी उसको जो है यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हमने बेसिकली काफ़ी सारे एग्जांपल ले लिए हैं, वैसे तो बहुत सारे हैं इसके, लेकिन हमने कुछ ज़रूरी ले लिए हैं जिसके बारे में हम देख लेते हैं। तो ये होते हैं हमारे आर प्रोडक्ट जो कि आरडीएनए टेक्नोलॉजी से बने हैं और मार्केट में जो इस नाम से वो मिलते हैं और इनके जो एप्लीकेशन रहते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला रहता है हमारा अल्फा इंटरफेरॉन। तो ये क्या है, एक तरह से वायरल जो वायरस के अंदर जो प्रेजेंट रहता है, तो जब वायरस हमारी जो बॉडी में एंटर करता है तो क्या है वो अल्फा इंटरफेरॉन बनाता है। तो इस तरह से जो है इसे बनाया गया था आरडीएनए टेक्नोलॉजी से। तो एक तरह की ये मेडिसिनल प्रोडक्ट है और इसका जो मार्केट में आपको मिलेगा इंट्रॉन ए नाम से मिलेगा। इसका जो यूज है वो हेयर सेल ल्यूकेमिया रहता है, यानी एक काइंड ऑफ जो कैंसर रहता है उसमें जो है इसका यूज किया जाता है। सेकंड हमारा टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर रहता है और जिसका ट्रेड नेम रहता है एक्टिवेस। इसका यूज किया जाता है मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन यानी ब्लड से रिलेटेड जो रहता है जो डिजीज रहती है उसमें इसका यूज किया जाता है। फैक्टर 8 आता है हमारा जिसे हम कॉग्नेट नाम से जानते हैं और इसका यूज किया जाता है हीमोफीलिया में जो क्या एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। फिर आता है हमारा डीएनएच, ठीक है, जैसे पल्मोजाइम के नाम से जानते हैं और ये सिस्टिक फाइब्रोसिस में यूज किया जाता है जो क्या है लंग से रिलेटेड एक इन्फेक्शन होता है। फिर आता है हमारा एरिथ्रोपोइटिन, ठीक है, जिसका ट्रेड नेम रहता है हमारा इपोजन या फिर प्रोक्रिट। इसका क्या है सीवियर एनीमिया में तो यूज किया जाता है और साथ में ऐसा पेशेंट जिसके एनीमिया भी है और साथ में किडनी डैमेज भी है उसकी, तो इस केस में जो है इस तरह का जो आर प्रोडक्ट है उसे यूज किया जाएगा। थर्ड हम इसका एप्लीकेशन देखें तो रिकॉम्बिनेंट इससे वैक्सीन भी बनाई जाती हैं। आरडीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करके काफ़ी सारी वैक्सीन बनाई गई हैं। बेसिकली ये 3 टाइप की वैक्सीन रहती है। एक तो रहती है सब यूनिट आर वैक्सीन्स, ठीक है, तो सब यूनिट रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन रहती हैं। इनके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म रहते हैं, इंक्लूड प्रोटीन, पेप्टाइड्स, डीएनए। तो बेसिकली इन्हें किस तरीके से बनाया जाता है कि जो पैथोजन बॉडी में अंदर चले जाते हैं वो डिजीज कॉज करते हैं, तो उन पैथोजेनिक के अलग अलग हम जो कंपोनेंट को निकाल लेते हैं, जैसे उनकी प्रोटीन्स हुए, पेप्टाइड्स हुए या फिर उनका जो डीएनए है उसकी हेल्प से जो है हम उनके लिए एक नई वैक्सीन बनाते हैं। तो कुछ इसके एग्जांपल देखते हैं। तो हेपेटाइटिस बी की जो वैक्सीन आई थी वो इस तरह से जो है रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन की रिकॉम्बिनेंट जो है टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था उसमें। बीसीजी वैक्सीन आ जाती है हमारी और टीबी की जो वैक्सीन आती है उसमें जो है पैथोजेनिक के ऑर्गेनिज्म के जो प्रोटीन्स, पेप्टाइड्स और डीएनए का यूज करके उसे बनाया गया था। सेकंड आता है हमारा एट्यूनेटेड रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन। इसका क्या मतलब रहता है कि जैसे इसका हम देख लेते हैं एक तरह से कि दीज आर जेनेटिकली मॉडिफाइड पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म दैट आर मेड नॉन पैथोजेनिक एंड यूज्ड एज वैक्सीन्स। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो एट्यूनेटेड का मतलब रहता है कि एक बैक्टीरिया या कोई भी एक वायरस हुआ जो हमारी बॉडी में बीमारी कॉज कर रहा है, उसके बाद हम क्या करते हैं कि उस पैथोजन को बाहर निकालते हैं, उस वायरस को बाहर निकालते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं उसे जो है मॉडिफाई कर देते हैं उस वायरस को, है ना, या फिर जो पैथोजन है उसे हम क्या है मॉडिफाई कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या है उसकी जो एक्टिविटी रहती है जो बीमारी कॉज कर रहा था वो क्या है उसकी बदल जाती है और फिर क्या है वो क्या है नॉन पैथोजेनिक बन जाता है और फिर हम उसे एज अ वैक्सीन यूज करते हैं। तो जैसे हम कोविड की हम बात करें तो कोविड में क्या है कोरोना की जो वैक्सीन बनाई गई थी उसमें क्या है जो कोविड जो वायरस था उसे बाहर निकाला गया बॉडी से, उसे मॉडिफाई किया गया और फिर उसे जो है अंदर जो है वैक्सीन के थ्रू उसकी वैक्सीन बनाई गई, उसे जो है बॉडी में फिर से छोड़ दिया गया, यानी वो नॉन पैथोजेनिक हो गया। इससे क्या हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाने लगी और क्या है उसका जो इफेक्ट था कोविड का वो जो है कम होता गया। तो इस तरह से जो हम बात करें एग्जांपल्स की तो जो कॉलेरा वायरस है उसमें इसका यूज़ किया गया था। साल्मोनेल स्पीसीज की जो वैक्सीन है वो बनाई गई थी और लीशमैनिया स्पीसीज की जो वैक्सीन है वो भी जो है बनाई गई थी। लास्ट हमारा आता है वेक्टर रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन। तो इसमें क्या है वेक्टर जो रहते हैं यानी बेसिकली हम बात करें तो कुछ जो ऐसे जो पैथोजेंस रहते हैं वो क्या वेक्टर्स का यूज करते हैं हमारी बॉडी में अंदर जाने के लिए। तो बेसिकली हम क्या उन वेक्टर्स को जो मॉडिफाई कर देते हैं तो वो क्या है फिर जो बॉडी के अंदर जाके जो अपना इफेक्ट दिखाते हैं और क्या है जो पैथोजन होते हैं उसको किल करते हैं। तो इस तरह से ये यूज़ किए जाते हैं। इसके एग्जांपल रहते हैं वैक्सीन या वायरस वैक्सीन। तो इसमें जो स्मॉल पॉक्स और काउ पॉक्स जो है इन दोनों के ट्रीटमेंट के लिए एक वैक्सीन बनाई गई थी। फिर उस हिसाब से फिर आती है हमारी फोर्थ एप्लीकेशन जिसका नाम है इन द प्रोडक्शन ऑफ मोनोकोलन एंटीबॉडी, और जिसका हम मोनोकोलन एंटीबॉडी को हम एक और नाम से जानते हैं हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी।
बेसिकली ये क्या, एक पर्टिकुलर डिजीज को डायग्नोसिस करने के लिए या फिर ट्रीटमेंट के लिए जो है इसे यूज किया जाता है। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूँ कि आपके पास क्या है 10 सब्जेक्ट हैं, तो आप क्या है उन सभी को एक साथ पढ़िए और देखते हैं आप कितना अच्छे से कर पाओगे। तो आप 10 सब्जेक्ट पे एक अलग अलग जो है फोकस करोगे तो क्या है आपकी जो परफॉर्मेंस रहेगी वो थोड़ी सी लो रहेगी। और अगर मैं आपको बोलूँ कि 10 में से आप केवल एक ही सब्जेक्ट को पढ़िए, एक ही सब्जेक्ट पे फोकस करिए, तो आपकी जो परफॉर्मेंस होगी वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहेगी, क्योंकि मल्टीटास्किंग आपको नहीं करनी पड़ेगी, एक ही सब्जेक्ट आप जो है फोकस करोगे। तो इससे क्या है आप उसे और अच्छे तरीके से कवर कर लोगे और अच्छी जो नॉलेज आपको उसमें हो जाएगी। तो इसी तरह से ये क्या है, जो एंटीबॉडी रहती हैं, ये जो वैक्सीन्स वगैरह रहती हैं, तो उसमें क्या है, ये क्या है किसी पर्टिकुलर डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए इन्हें बनाया जाता है और उनका ट्रीटमेंट करने के लिए बनाया जाता है। और इनके जो हम डायग्नोसिस में अगर हम हेल्पफुल रहती हैं तो वो हमारी कुछ प्रेगनेंसी में और कैंसर में हार्मोनल डिसऑर्डर होते हैं, मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, ठीक है, और एथरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। तो इस तरह की कुछ डिजीज रहती हैं हमारी, उसमें क्या है उनके डायग्नोसिस में क्या है ये जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी रहती हैं वो काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं। बात करें थेरेप्यूटिक की तो एड्स में, ऑटोइम्यून डिजीज में, कैंसर में, इम्यूनोसप्रेसेंट ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, तो एड्स में यूज किया जाता है, ऑटोइम्यून डिजीज में जो है यूज किया जाता है और कैंसर में यूज किया जाता है और एज ए इम्यूनोसप्रेसेंट यूज किया जाता है जब क्या है ऑर्गन को जो है ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो इन ये सारी चीज़ें होगी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के बारे में। तो डायग्नोसिस इन बीमारियों का किया जाता है और थेरेप्यूटिक जो है यूज किया जाता है इन बीमारियों में। लास्ट हमारा एप्लीकेशन रहता है इन द डायग्नोसिस ऑफ डिजीज। तो डिजीज के डायग्नोसिस में जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग काफ़ी हेल्पफुल रहती है। तो जैसे टीबी या मलेरिया, अगर कोई भी डिजीज है आपके ब्लड में, अगर कोई भी जो है बैक्टीरिया या वायरस प्रेजेंट है, तो उसका जो डायग्नोसिस किस तरह से यूज किया जाता है। तो बेसिकली जो टीबी पहले था तो उसका जो रिजल्ट आता था, उसकी जो रिपोर्ट आती थी टेस्टिंग की, तो वो क्या है एक एक वीक के बाद आती थी। लेकिन जब से क्या है जो RDNA टेक्नोलॉजी आई है, जेनेटिक इंजीनियरिंग जो टेक्नोलॉजी आई है, उसमें क्या है विद इन कुछ मिनट्स में, कुछ सेकंड्स में इसके जो है टेस्टिंग जो है टीबी की हो जाती है और जल्द से जल्द इसके रिजल्ट आ जाते हैं। तो किस तरह से इसका यूज किया जाता है बेसिकली, तो ये जो मेथड है वो थोड़ा सा जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और थोड़ा सा जो है बड़ा है। तो अगर मैं इसे इसमें कवर करने की कोशिश करूँगा तो ये थोड़ा सा वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है। तो इसे कम से कम 4 से 5 मिनट लगेंगे आपको समझाने के लिए। तो वैसे तो मैं फॉर्मेलिटी कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो इसे जल्दी जल्दी आपको बता सकता हूँ, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं रहेगा क्योंकि आपको जो है रटना पड़ेगा इसे फिर दोबारा से। तो अगर आप इसे समझ जाते हो तो आप इसे बिल्कुल भी आप जो है आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, और आप अगर बिना समझे आप इसे रटोगे तो आपको ये याद नहीं होने वाला है। तो इसका जो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा अगर आप जो है डिमांड करोगे तो, और वैसे इसे मैं नोट्स में प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आप समझना नहीं चाहते हैं, वीडियो नहीं देखना तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अगर खुद से समझ सकते हैं तो आप जो है नोट्स के थ्रू समझ लेना, तो मैं नोट्स में जो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो हमारा सबसे लास्ट जो है एप्लीकेशन था इसका, जिसका यूज़ किया जाता है डिजीज़ के डायग्नोसिस में। और काफ़ी सारी डिजीज़ रहती हैं जिसके डायग्नोसिस में इसका यूज़ किया जाता है। जैसे मलेरिया में किया जाता है, एड्स में किया जाता है, ट्रॉपिकल डिजीज़ रहती है जैसे फाइलेरियल, लेप्रोसी, ट्यूबरक्लोसिस, तो इसमें इसका यूज किया जाता है। और सिस्टोमियासिस में भी यूज किया जाता है। कुछ जेनेटिक डिजीज रहती हैं जिसके डायग्नोसिस के लिए इसे यूज किया जाता है, जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस रहता है, सिकल सेल एनीमिया, और भी काफ़ी सारी रहती हैं, लेकिन बेसिकली इन्हीं के डायग्नोसिस के लिए यूज किया जा सकता है। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया। आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और बेसिकली इसका जो लास्ट वाला जो मेथड है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।